स्कोर हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस रिवॉर्ड स्कोर से कैसे मॉडल फाइन ट्यून करना है, दैट विल बी आवर प्रोसीजर। तो यहाँ पे आएगा पीपीओ का रूल कि कैसे फाइन ट्यूनिंग होता है आरएलएचएफ का विद पीपीओ। तो पहले समझो, देखो इधर ये राइट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये पॉलिसी, इधर जब भी मैं पॉलिसी बोलूँ ना, इसको पॉलिसी को ट्रीट करो एज ए मॉडल, मैं मॉडल ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या हो रहा है कि पहले मान लो ये पहले बेस मॉडल था, ठीक है। मान लो ये मेरा ओल्ड मॉडल है, ये ट्यून्ड मॉडल है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, ये बेस मॉडल था, ठीक है। ये पॉलिसी इसने कुछ सीक्वेंस ऑफ प्रॉम्प्ट लिया। तुम बोलो ये देखो पाई बेस दिख रहा है, दिस इज एक्स, एक्स इज व्हाट, तुम्हारा सेट ऑफ इनपुट और प्रॉम्प्ट। इसने सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये इसने प्रॉम्प्ट लिया और उस प्रॉम्प्ट के बदले में ये रिटर्न करेगा एक सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और ये सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट तुम इसको क्या बोलोगे, मॉडल है ना, मॉडल के क्या होगा, टोकन क्लासिफिकेशन लेयर में क्या बोला, आउटपुट लेयर विल बी टाइप ऑफ सॉफ्टमैक्स। तो ये क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उस टेक्स्ट के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न हुआ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मेरा एक्शन स्पेस क्या होगा, मेरे मॉडल का एक्शन स्पेस क्या होगा, मेरा मॉडल का एक्शन स्पेस होगा ऑल द टोकन्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वोकेबलरी ऑफ माय लैंग्वेज मॉडल। करेक्ट, करेक्ट। और जो ऑब्जर्वेशन स्पेस क्या होगा मेरा, मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैं एक्शन स्पेस और ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात करूंगी ऑब्वियसली। ऑब्जर्वेशन स्पेस मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा सारी पॉसिबल इनपुट टोकन का सीक्वेंसेस, जो कि बहुत लार्ज होगा, डायरेक्ट लाइक, राइट। अब देखो, एक मिनट, सॉरी, अभी देखो, ठीक है। अभी लेट मी ओपन माय वन नोट, लेट मी ओपन माय वन नोट। एक, ओके सॉरी, ये थोड़ा सा स्टक हो गया था। तो लेट मी ओपन माय वन नोट। तो अभी देखो, ये मैंने बोला कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन स्पेस होगा और एक मेरा एक्शन स्पेस होगा, ठीक है। और इफ आई विल टॉक अबाउट डायमेंशन, तो मेरा डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी माय डायमेंशन, साइज ऑफ वोकैब, साइज ऑफ वोकैब टू द पावर लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ इनपुट टोकन सीक्वेंस, ठीक है। दैट विल बी माय डायमेंशन, करेक्ट, ठीक है। अब अब व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा रिवॉर्ड फंक्शन क्या होगा। मैंने बोला, देखो, देखो इधर देखो पीपीटी में, सी, आई एम सेइंग कि मैंने बोला ये पॉलिसी है, एक एक्स सेट ऑफ प्रॉम्प्ट दिया, उस पे मुझे सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट जनरेट हुआ जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा। मेरा वो डायमेंशन भी मैंने बताया कि इट विल बी व्हाट, तुम्हारा साइज ऑफ वोकेबलरी, और तुम्हारा साइज ऑफ वोकेबलरी टू द पावर योर लेंथ ऑफ इनपुट टोकन सीक्वेंसेस दैट विल बी क्वाइट लार्ज, ठीक है। तो अभी मेरा, ठीक है, मेरे को डायमेंशन पता चल गया, ठीक है। मेरे को इससे डायमेंशन पता चल सकता है, मेरे को मेरा एक्शन स्पेस पता है, मेरे को मेरा ऑब्जर्वेशन स्पेस पता है, ठीक है। अभी द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट, कि अभी तुम्हारा जो रिवॉर्ड फंक्शन यू विल सी, ये जो तुम देख रहे हो, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, तुम्हारा पहला बेस मॉडल का, व्हाई इट इज नॉट मिनिमाइजिंग, just not minimizing ना, that's the main problem। ओके नो वाइज, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, पहले मुझे इसको मिनिमाइज करने दो, ठीक है। हाँ, अभी देखो, सॉरी, इसको क्लोज ही करने दो, लेट मी, ठीक है, अभी हो, अभी भी हो गया, ठीक है। अभी देखो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये
बेस मॉडल है, इसका सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या, इससे हमें कुछ टेक्स्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन आउटपुट में मिल गया। अब हमने कॉन्केटिनेट इसके साथ क्या किया, पीपीओ बेस्ड, ये पीपीओ बेस्ड हमारा है कि कुछ सेट ऑफ टोकन गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आया। ये पाई पीपीयू क्या है, मतलब ये ट्यून्ड मॉडल का, तुम्हारा इस ट्यून्ड मॉडल का, इस ट्यून्ड मॉडल पे हमने प्रीफरेंस डेटा एज एक्स इनपुट दिया और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो हमारा वाई हुआ। लेकिन ये एक्स क्या है, इसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट के साथ साथ ह्यूमन एनोटेटेड जो ह्यूमन प्रीफरेंस्ड रिस्पॉन्सेज हैं वो है, ठीक है। तो उसको हमने इधर कॉन्केटिनेट करा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो मेरा इससे आंसर आएगा और जो ट्यून्ड मॉडल से आंसर आएगा उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है रिवॉर्ड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना और रिवॉर्ड फंक्शन को रिवॉर्ड स्कोर मैक्सिमाइज करना, ऐसा आंसर जनरेट करना जिसका रिवॉर्ड स्कोर मैक्सिमाइज हो, ठीक है। लेकिन बट मैंने ये भी बोला कि मेरा प्रीवियस मॉडल से आंसर इतना वेरी नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास होगा के एल डाइवर्जेंस। अब के एल डाइवर्जेंस क्यों, इसीलिए मैंने बताया था कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, एक्शन ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात करी, जो ये तुम्हारा के एल डाइवर्जेंस है, इट इज द टेक्नोलॉजी। ये जो टर्म है ये आपके पेनलाइज करेगी और आर एल पॉलिसी फ्रॉम सब्सटेंशियली मूव अवे फ्रॉम इनिशियल प्री ट्रेन्ड मॉडल विथ ईच ट्रेनिंग बैच, ठीक है। तो without this penalty, the optimization can start to generate the text that is gibberish but fools the reward model to give always a higher reward। समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा मेन पीपीओ में तो तुम क्या करोगे, हमेशा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते जाओगे ऐसे कि तुम्हारा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होते जाए। लेकिन तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि वो हर बार तुम्हें मैक्सिमाइज रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन तुम्हें इसे वेरी होने से, तुम्हारे प्रीवियस मॉडल से वेरी होने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा इसमें पेनलाइज टर्म भी ऐड करना होगा। तो व्हाट, तो वो किससे होता है, वो के एल डाइवर्जेंस इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। तो के एल डाइवर्जेंस तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करने के लिए एक जो सबसे सही मैट्रिक्स हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो काम करता है, डेट इज के एल डाइवर्जेंस। इसीलिए मैंने बोला था कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्शन स्पेस और ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात की थी, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया, तो बेसिक बेसिक समझो कि क्या हुआ, कि मेरे पास कोई एक रिस्पॉन्स आया बेस मॉडल से और मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया पीपीओ मॉडल से। अब वो पीपीओ मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, उसमें एक फंक्शन है जो कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा भी वेरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम के एल डाइवर्जेंस का यूज ले लेता है, ठीक है। लेकिन अभी हर बार ऐसा होगा कि ये हमने एक फंक्शन बना दिया, अब इससे हमारे ट्यून्ड मॉडल से रिस्पांस जनरेट हुआ, ठीक है, ठीक है। ये हमने आर थीटा इसको पूरा एक नाम दे दिया कि एक रिवॉर्ड स्कोर इसके लिए जनरेट होगा। अब जब नया आंसर आया उसके लिए एक रिवॉर्ड स्कोर जनरेट होगा, ठीक है। अब उस रिवॉर्ड स्कोर के लिए उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें वेट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस थीटा विल बी व्हाट योर पैरामीटर वेक्टर। तो उस वेट्स में चेंजेस होंगे, फिर मॉडल ट्यून्ड होगा, ठीक है, फिर एक ट्यून्ड मॉडल हमें मिलेगा, तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो रोल ऑफ के एल इज व्हाट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in constraining the policy updates to ensure that they remain close to the current policy, ठीक है। तो यही मैंने बोला। अभी पीपीओ थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा इनू, ये बीच में मैंने ऑब्जर्वेशन एक्शन स्पेस भी घुसा दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन है अभी, ठीक है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पीपीओ एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, हाउ इट इज मैक्सिमाइजिंग द रिवॉर्ड फंक्शन। बट हमें इतना समझ में आया कि पीपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अभी वी विल सी द रिसर्च पेपर ऑफ पीपीओ और तब बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि पीपीओ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी द रिसर्च पेपर ऑफ पीपीओ, सॉरी। हम्म, ओके, दिस इज द योर पीपीओ। अच्छा, पीपीओ पे जाने से पहले मैं तुमको इस रिसर्च पेपर पे जाने से पहले मैं थोड़ा वन नोट पे जाके थोड़ा समझाती हूँ कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो let me choose different color।
ओके, तो अभी आई विल डिनोट द पॉलिसी विथ पाई. ओके, दिस पाई विल बी माई पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी व्हाट, मैं मॉडल की एक न्यूरल आर्किटेक्चर, एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल मानो, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. और ये थीटा होगा. थीटा इज व्हाट, इट्स वेट एंड बाइसेस. ठीक है, अभी हम इस पॉलिसी के, ये जो मॉडल होगा पाई होगा. ठीक है, कुछ इसके वेट और बाइसेस होंगे, और हमारे पास एक एक्शन ए होगा एट टाइम टी. ठीक है, जो कि लेगा एट गिवन स्टेट एस टी पे. ठीक है, ये हमने देखा था. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि ये पाई पॉलिसी होगा, इसके कुछ वेट और बाइसेस होंगे, वो चेंज होंगे, और उस अकॉर्डिंग एट अ गिवन स्टेट वो था, और उसने कोई एक्शन लिया बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेट, दिस वेट पैरामीटर. और ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, बेस्ड ऑन द योर रिवॉर्ड स्कोर का जो फंक्शन होगा, उसके मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग थीटा में कुछ चेंजेस करेंगे. ठीक है, लेकिन मान लो पहले ये मेरा बेस मॉडल है, अभी ये मेरा ट्यून नहीं हुआ है, तो अभी मैं सिंपली बोलूंगा मेरे पास एक वेट फैक्टर है, वो अभी कोई स्टेट एस टी है, और उस पे जो एक्शन लेंगे दैट विल बी द एक्शन ए टी. ठीक है, एंड मैं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेरा रिवॉर्ड स्कोर होगा एट एक्शन एस टी. ठीक है, मुझे कुछ रिवॉर्ड स्कोर असाइन होगा. ठीक है, ठीक है, तो एट स्टेट एस टी पे, और गिवन क्या था, गिवन था ये पॉलिसी, ये मेरा वेट और पैरामीटर था, और अभी उस उस पॉलिसी के अंडर कोई एक्शन लिया, तो अभी मैं नई न्यू स्टेट पे पहुंचा, उस स्टेट के लिए मुझे क्या रिवॉर्ड स्कोर असाइन हुआ. ऐसे देयर देयर विल बी लॉट ऑफ रिवॉर्ड स्कोर्स, तो सबका मैंने समेशन कर दिया इधर. तो मेरे को क्या है कि मेरे को मैक्सिमाइज करना है रिवॉर्ड स्कोर को एवरी टाइम. ठीक है, इधर समीशन क्यों हुआ, क्योंकि हम एक बैच के, अभी हम देखेंगे बैच के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है कि ये मुझे मैक्सिमाइज करना है रिवॉर्ड स्कोर को. ठीक है, तो दिस इज माय मेन वर्क. तो बट देयर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्या, कि इसका जो ट्रेनिंग डेटा है वो हर बार चेंज होता रहता है. क्यों, मैंने बोला था रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, अगर करंट पॉलिसी है, ठीक है, आर एल एच एफ बोल रही हूँ, अरे आर एल एच एफ. ठीक है, तो आर एल एच एफ में भी आर एल ही यूज हो रहा है ना, ह्यूमन फीडबैक जा रहा है, तो अभी भी आर एल एच एफ बोल रहा है, लेकिन अभी हो तो क्या रहा है कि ये हमेशा क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है, फीडबैक ले रहा है. ठीक है, और इसका ट्रेनिंग डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है ना, क्योंकि अभी इसने ह्यूमन प्रेफरेंसेस और जो फीडबैक मिला वो भी इनकॉर्पोरेट किया, तो इसका ट्रेनिंग डेटा जब हम ट्यून कर रहे हैं तो हम ह्यूमन प्रेफरेंस डेटा सेट ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा हर बार चेंज हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. तो ये ये क्या हो सकता है, इससे बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है ट्रेनिंग प्रोसेस में. और एक और प्रॉब्लम है आरएल के साथ में, क्या, पहला तो चेंजिंग ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, दूसरा ये सुपर सेंसिटिव होता है हाइपर पैरामीटर के अकॉर्डिंग. मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया. ठीक है, और हमने वेट और चेंजेस, हमारे वेट्स और बाइसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हम रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. लेकिन अगर हमारा लर्निंग लैम्डा फैक्टर, पहला तो हो गया कि डेटा सेट बहुत चेंज होते जा रहा है, तो वो एक अनस्टेबिलिटी हो गया. अब हम जब ट्यून करना है, तो मान लो हमारा लर्निंग रेट है वो बहुत लार्ज हो रहा है, बहुत लार्ज हो रहा है. ठीक है, लर्निंग रेट अगर बहुत लार्ज हो रहा है, तो अब क्या हो सकता है, तुम्हारा जो पॉलिसी अपडेट होगा ना, इट कैन पुश योर पॉलिसी नेटवर्क इनटू अ रीजन ऑफ सच पैरामीटर स्पेसेस, मतलब ऐसे थीटा, और अब उसके वेट और बाइसिस के वैल्यू आने लग जाएंगे, ऐसे थीटा तुम्हारे पास आ सकता है जिससे तुम्हारा मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए. मतलब सोच रहे हो, एक्सप्लोडिंग जो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत एवेरी हो जाता है, एक्सप्लोडिंग रेडियंट हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, जिससे तुम्हारा लर्निंग रेट के इंक्रीज होने की वजह से तुम्हें ऐसे वेक्टर स्पेस या फिर ऐसे पैरामीटर स्पेस पे आ चुके हो जहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉब्लम है. तो इसी के लिए पीपीओ डिजाइन हुआ, क्योंकि पीपीओ क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग की तरह काम कर रहा है. मतलब
कि ये कोई इसके पास रिप्ले बफर नहीं है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करे। अभी मैंने बोला ट्रेनिंग डेटा हमेशा चेंज होता जा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि डजंट यूज अ रिप्ले बफर, इट डजंट यूज अ रिप्ले बफर which store the past experience, but instead it learns directly from whatever the agent encounter in the environment. Once a batch of experience is used to gradient update, the experience is discarded if the action is not favorable and the policy moves on. मतलब ये स्टोर नहीं करता है तुम्हारा, अगर ठीक है, अगर एक बार हो गया ग्रेडियंट अपडेट हो गया, ठीक है, तो अब वो जो एक्सपीरियंस पहले लिया था, पहली बात तो वो एक्सपीरियंस तब होगा, डिपेंड करेगा कि एक्शन फेवरेबल है तो उसे फर्दर वही एक्शन लेना है, ठीक है, फर्दर वही एक्शन लेना है, लेकिन वो उसे दोबारा लर्न करेगा, वो स्टोर नहीं करता है। वो कभी भी एक्सपीरियंसेस को, ये जो मेथड होता है, स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। मतलब पहले वाले चीज हो गया, इस एक्सपीरियंसेस में ये ग्रेडियंट अपडेट हो गया, अब वो पहले वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से वो लर्निंग करेगा, एनवायरनमेंट से उसको पता चलेगा कि अब मुझे ऐसे ग्रेडियंट अपडेट करना है। अब सिंपली फिर वो नया प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है, वो स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। अभी लेट्स सी कि पेपर हमारा पॉलिसी ग्रेडियंट का, ठीक है, दिस इज द पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। तो मैंने बोला पाई इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिसी, थीटा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, योर वेट्स एंड बाइसेस। तो अभी इधर देखो, ये पाई है, ये थीटा है, एक्शन इज व्हाट, ए इज द एक्शन taken at time t and as is the state at time t, and this is what, this is the advantage function। अब ये advantage function क्या होता है, this is what it tries to estimate the relative value of the selected action। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं आई एक्सप्लेन यू कि एडवांटेज फंक्शन क्या होता है। तो एडवांटेज फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट होता है, your advantage function basically calculated by discounted by difference of two terms, that is I will tell you। तो अभी देखो तुम्हारा एडवांटेज फंक्शन क्या होता है, डिस्काउंटेड सम रिवॉर्ड्स माइनस बेसलाइन, ठीक है, discounted sum of rewards minus baseline, okay। तो what is this discounted sum of reward and what is baseline, I will tell you। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हर एक स्टेट एक्शन के लिए रिवॉर्ड असाइन होता है, लेकिन मेरे को, मैं बोला था कि मेरे को फ्यूचर रिवॉर्ड भी चाहिए। पता मेरे लिए आरएल में क्या प्रॉब्लम था कि मुझे पता नहीं होता था, कई बार मुझे बहुत वेट करना पड़ता था रिवॉर्ड का, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट स्टेट है, मुझे एटलीस्ट उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी हमने रिवॉर्ड सिस्टम बना लिया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्काउंटेड फैक्टर ऐड कर दिया। डिस्काउंटेड फैक्टर क्यों ऐड किया, ये बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू कि डिस्काउंटेड फैक्टर क्या होता है। आई विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द डिस्काउंटेड फैक्टर। वेट अ सेकेंड। ओके, so you can see this formula, this RT plus 1 plus gamma RT plus 2, this gamma is your discounted factor। अभी मैं रिवॉर्ड के साथ ये डिस्काउंटेड फैक्टर क्यों ऐड करूँ, मैंने याद है लिखा था समीशन ऑफ RT के RT, ठीक है। तो what was that, discounted sum of reward is basically your weighted sum of all the reward that agent got during each time step in the current episode। मैंने बोला था बैच में लेंगे तो एक हम एक एपिसोड कंसीडर करेंगे, उस एपिसोड में जितने भी टाइम्स, हर टाइम स्टेप पे जो भी हमने एक्शन लिया, और उस हर एक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें एक रिवॉर्ड असाइन हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो करंट रिवॉर्ड है उससे ज्यादा मतलब है, तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब लेमेन एग्जांपल में समझो ना, अगर तुम्हें कोई पैसा, अब मैंने कोई अभी एक्शन लिया, मुझे उसके लिए अभी रिवॉर्ड चाहिए, मुझे फ्यूचर में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब एक एपिसोड हुआ, मैंने वो एक्शन अभी लिया,
ठीक है, मुझे उसके लिए अभी एक रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन अगर मुझे वही रिवॉर्ड, अभी मैंने कोई एक्शन लिया, मुझे वो रिवॉर्ड 1 साल बाद मिलता है, तो वो कोई इतना इफेक्ट, अब मुझे क्या काम, मुझे अभी जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे पास क्या रिवॉर्ड स्कोर है। 1 साल बाद उसका वैल्यू अलग होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई मनी चाहिए तो कल ही तुम्हें मनी चाहिए, कल ही तुम्हें वो 100 रुपया मिल रहा है, और 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपया मिल रहा है, कल तुम्हें मिल रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। 1 साल बाद मुझे अभी, अभी मुझे उसकी नीड है, तो वो अभी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, 1 साल बाद तो फिर वो इंटरेस्ट ही तुम्हारा इतना हो जाएगा। तो 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपया मिल रहा है, इससे अच्छा अभी 100 रुपया मिलेंगे, तो डेट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे अभी तुमने कोई एक्शन लिया और अभी उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अभी डेट 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 इज इम्पोर्टेंट ना। तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अब जब तुम जितने भी टाइम स्टेप को बढ़ाते जाओगे, अभी RT+1 में है गामा टू पावर 0, RT+2 एक टाइम स्टेप आगे गया, गामा टू पावर 1 हो गया, ऐसे गामा टू पावर 2। अभी गामा 0 से 1 के बीच में है। तो जैसे ही गामा की पावर इंक्रीज होगी, ओवरऑल टर्म छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टाइम स्टेप बढ़ेगा, फ्यूचर रिवॉर्ड को हम कम प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेरेटिव टू टू करंट रिवॉर्ड, ठीक है। अभी रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स इट इज सेम वे, द गेटिंग द मनी टुमारो इज मोर वैल्यूएबल टू गेटिंग द सेम मनी आफ्टर ए ईयर। सो नोटिस दैट एडवांटेज फंक्शन इज कैलकुलेटेड आफ्टर द एपिसोड सीक्वेंस, ठीक है। तो हमेशा मैंने तुम्हें बोला, ये समेशन ले रहे हैं ना, सम कर रहे हैं ना, मतलब एक एपिसोड सीक्वेंस के बाद वो कैलकुलेट हो रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि your advantage function is calculated after the episode sequence which was collected from the environment. So in other words, we know all the rewards, ठीक है। So there is no any guessing work। मे बेशक वो एपिसोड पूरा हो चुका ना, उस एपिसोड सीक्वेंस के बाद में मैंने वो देख लिया कि मुझे कितना रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। आई नो दिस थिंग, देयर इज नो एनी गेसिंग वर्क इन्वॉल्व इन दिस कंप्यूटेशन, ठीक है। तो इन दिस कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट और रिटर्न देयर इज नो गेसिंग involved because we know what happened. Okay, so discount sum of reward was the first term of your advantage function, जो हमें पता है what had happened, ये हमें पता है ना, ये एपिसोड हो चुका हमारा, वो एक्शन हो चुका, एक्शन के बाद में हमें रिवॉर्ड मिला, और दिस इज व्हाट वी नो। बट ये बेस लाइन, दिस इज द एस्टिमेट ऑफ दिस डिस्काउंट सम ऑफ रिवॉर्ड। मतलब क्या, जो ये बेस लाइन है, बेसिकली what the value function here tries to do, this baseline is a value function, and what it tries to do, it gives an estimate of the discounted sum of reward from this point onward. Basically it is trying to guess what the final return is going to be in this episode starting from the current state। समझ रहे हो। अब इस करंट स्टेट के बाद से, एक एस के बाद से, अब हम इधर इधर गैस का वर्क नहीं था, बट इधर हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एक वैल्यू फंक्शन होगा जिससे हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे व्हाट कैन बी द रिवॉर्ड फ्रॉम दिस करंट स्टेट एस। बट यहाँ पे एस्टिमेशन हो रहा है, मतलब गैसिंग हो रही है, मतलब प्रिडिक्शन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क विच विल रिप्रेजेंट अ वैल्यू फंक्शन which is going to be frequently updated using the experience that our agent collects in the environment, because this is basically like a supervised training, where you are taking the states as an input, and your neural network is trying to predict what the discounted sum of reward is going to be from this state. And notice and notice that because this value estimate is the output of neural network, this is going to be a noisy estimate. There's gonna be some variance because our network is never going to always predict the एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क है, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करेगा, ये प्रिडिक्ट करके दे रहा है कुछ ना कुछ नॉइजी वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो टर्म आ गए, दो टर्म क्या आ गए, डिस्काउंटेड सम ऑफ वेक्टर, जो हमें पता है व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। डिस्काउंटेड सम ऑफ रिवॉर्ड दैट वी हैव कंप्यूटेड ओवर द एपिसोड रोल आउट, ओके। एंड बेसलाइन इज व्हाट वी हैव एन एक्सपेक्टेशन that is an estimate of that value given the state s that we are in, ठीक है। फ्रॉम दैट स्टेट जिसमें अभी हम हैं, उसके बाद से लेकर हमारे पास क्या वो हो सकता है, एक एस्टिमेट हो सकता है जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से निकल रहा है, डेट इज व्हाट बेसलाइन। तो अब क्या करोगे, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस बेसलाइन एस्टिमेट फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न,
we got that, what we get we call advantage function. So basically advantage function estimate is answering the question that how much better the action took based on the expectation of what should normally happen in the state S. समझ रहे हो कि हमारा बेसिकली एडवांटेज फंक्शन क्या एस्टिमेट कर रहा है कि कितना अच्छा आंसर, मतलब जो हमने क्वेश्चन का आंसर किया वो कितना बेटर है, जो हमने एस लिया, स्टेट लिया, जो हमने एक्शन लिया ऑन द स्टेट एस बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट वुड नॉर्मली हैपन एंड व्हाट हैड हैपेंड। तो जो हो हैपन हो चुका और हमें लगता है जो व्हाट वुड नॉर्मली हैपन, तो उसका जो हम डिफरेंस लेंगे, ये मुझे पता है कि ये हो चुका और अभी मुझे पता है कि क्या होगा। ठीक है, अगर मैं उसका डिफरेंस ही तो मुझे बताएगा कि मुझे एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो, मतलब व्हाट वुड हैपन, वी नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट वुड हैपन। तो उस दोनों को ही तो हम कंसिडर करेंगे कि एक एजेंट को पता है कि अभी ये एक्शन लेने से मुझे इतना रिवॉर्ड मिला, ये मुझे पता है, मुझे हिस्ट्री पता चल गई। अब मुझे आगे जो एक्शन लेना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो सकता है, ये हम एस्टिमेट करेंगे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से। ये इसका जो रिवॉर्ड स्कोर है हम कैलकुलेट करेंगे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से, और फिर उसका जो डिफरेंस लेंगे उससे ही तो पता चलेगा कि हमें एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, पहले वाले से अच्छा आया कि नहीं आया। पहले वाले से खराब है तो मतलब एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव है, तो पीपीओ का मेन रोल क्या होगा, अब देखो पीपीओ के लिए क्या होगा, पीपीओ के लिए एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव करना। तो मतलब कि हमारा एक्शन ज्यादा फेवरेबल है, हमने जो एक्शन लिया वो हमारे जो ट्यून्ड मॉडल है वो हमारे गोल तक हमें हेल्प कर रहा है। तो दैट मीन्स द एजेंट टुक इन द सैंपल trajectory that resulted in the better than average return. So what we will do, we will increase the probability of selecting them again in the future when we encounter the same state. ठीक है, जिससे हमारा एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, हम वही एक्शन लेना चाहेंगे ना, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ये एक्शन लेने से ये एडवांटेज फैक्टर पॉजिटिव हुआ था, तो उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा हमारे इंक्रीज होने की चांसेस है। ठीक है, तो हमारा वो फर्दर भी वो स्टेप लेने का चांसेस है। ठीक है, बट इफ एडवांटेज फंक्शन इज नेगेटिव देन वी विल रिड्यूस द रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ दैट सेलेक्टेड एक्शन। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे तो ये कैसे हो रहा है, हमने क्या लिया लिया लॉग लिया, लॉग लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस 80 और बाय मल्टीप्लाइंग विथ ये एडवांटेज फंक्शन मल्टीप्लाई किया है इस लॉग के साथ में। तो लॉग प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर पॉलिसी एक्शन विद दिस एडवांटेज फंक्शन मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, एंड दैट विल बी योर फाइनल ऑब्जेक्टिव, और इसी पे हम लोग ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर तुम सोचोगे तो इंटेलिजेंटली या इंट्यूटिवली इसका साइड ये फंक्शन का मेन काम क्या होगा, मेन काम क्या होगा, ग्रेडियंट अप्लाई करना, सो डेट हमारा एडवांटेज फंक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव होगा तो हमारा रिवॉर्ड उसके लिए ज़्यादा है, इसलिए हमारा एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव, हमें एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए हमें रिवॉर्ड स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी अभी ये हमें समझ में आया। ठीक है, अभी मैंने बोला एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव होगा तो मतलब कि ये रिड्यूस करेगा वो एक्शंस को हमें फ्यूचर में लेने से। ठीक है, पर लेकिन अगर तुम देखोगे, अगर मैंने क्या बोला था, अगर तुम सिंपली इफ यू सिंपली कीप रनिंग दिस ग्रेडियंट डिसेंट ऑन वन बैच ऑफ योर कलेक्टेड एक्सपीरियंस, देन व्हाट विल हैपन is that you will update the parameter in your network so far outside the range where the data was collected, that that for example the advantage function which is in the principle noisy of the real advantage is going to be completely wrong। कि अभी जो तुम्हें एडवांटेज फंक्शन जो तुम जानते हो ना प्रिंसिपल में, अभी जो तुम्हारा मेन एडवांटेज फंक्शन है, लेकिन अगर तुमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते रहे तो मैंने क्या बोला था, वो बहुत फार रेंज में जा सकता है और एक ये नॉइजी रिजल्ट दे सकता है, नॉइजी एडवांटेज फंक्शन दे सकता है, जिससे तुम्हारा जो रियल एडवांटेज है वो बहुत गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि वो फूल कर सकता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड हमेशा इंक्रीज हो। ठीक है, so you are going to destroy your policy if you keep running the gradient descent on a single batch of collected experience, right?
So to solve this issue, to solve this issue, that you are updating the policy, you are never going to move too far away from your old policy. Now this idea was introduced in the paper TRPO कि मतलब तुम ज़्यादा अपने ओल्ड पॉलिसी से डेविएट ना हो, और तुम ज्यादा उसके एकदम भी ऐसा ना हो कि चेंजेस किए ही नहीं है और बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं वो भी ना हो। ये जो मेथड रिजॉल्व हुआ था, ये एक्सप्लेन हुआ था टीआरपीओ पेपर पे, दैट इज योर ट्रस्ट रीजन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पेपर पे। ठीक है, तो अभी इसमें तुम फर्क देखोगे ना, ये वाला जो है और ऊपर वाला जो इक्वेशन है, इसमें क्या हुआ है, बस ये लॉग ऑपरेटर डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। अब इधर देखोगे तो इधर हम डिवीजन में दोनों कंसिडर कर रहे हैं, हमारा ओल्ड पॉलिसी भी और हमारा न्यू पॉलिसी भी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि इफ यू कंपेयर द फॉर्मूला, you will see that only change in the formula in log operator is replaced by a division operator, that is with the division by old. So अब now to make sure that updated policy doesn't move too far away from the current policy, TRP will add a KL constant। यही तो मैंने बोला था, KL divergence जो, तो this constant to optimization we just want to stick to close to the region where we know everything works fine। The problem is what, but there is a one problem, ये जो हम KL ऐड कर रहे हैं ना, ये हमने KL हमने ऐड कर दिया इसके साथ ताकि ये पाई ओल्ड से ज्यादा डेविएट ना हो। बट ये जो हम KL ऐड कर रहे हैं, ये ओवरहेड हो रहा है, ये हमारी नॉइस को, एक हमारी मतलब कंप्यूटेशन पावर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है ना। So this KL constraint adds additional overhead to our optimization and can be sometime leads to very undesirable training behavior. So wouldn't be nice if you can include this constraint directly into your optimization, है ना। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर पीपीओ डू। तो ये जो तुम देख रहे हो क्लिप्ड सरोगेटिव ऑब्जेक्टिव, अब इसमें तुम्हें एडिशनल ओवरहेड हो रहा था कि तुम केएल डाइवर्जेंस को अलग से ऐड कर रहे थे। अगर हम तुम डायरेक्टली ही इसको कांस्टेंट पॉलिसी को तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड कर दो, डेट विल बी बेस्ट ऑप्शन ना। तो ये क्लिप्ड सरोगेटिव ऑब्जेक्टिव से होगा। अब कैसे हो रहा है समझो, देखो देखो, ये आर टी थीटा, दिस आर टी थीटा इज प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप, या आर टी थीटा को हमने ऊपर देखो ये क्या बोला, ये प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू एंड अपडेटेड पॉलिसी आउटपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ प्रीवियस ओल्ड वर्जन ऑफ द पॉलिसी नेटवर्क। सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ सैंपल एक्शन इन द स्टेट, तो दिस आर थीटा वैल्यू will be larger than 1 if action is more likely now that was in old version policy, right। अगर ये r थीटा larger than 1 क्या होगा, कब होगा, जब हम हमारा एक्शन क्या है न्यू पॉलिसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ओल्ड पॉलिसी ये पाई थीटा ओल्ड कम होगा, ये पाई थीटा ज्यादा होगा, तभी r थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो लेकिन लेकिन फिर क्या होगा, जब ये आर थीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट ये पाई उल्ट से बहुत डेविएट कर जाएगा ना। तो हमें आर थीटा क्या होगा, हमेशा क्या हम कोशिश करते हैं कि आर थीटा समवेयर 0 से 1 रहता है। तो इफ एक्शन इज लेस लाइकली नाउ दैट इट वाज बिफोर द लास्ट ग्रेडियंट स्टेप एंड देन व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रेशियो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये पाई थीटा ज्यादा होगा, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में कब होगा, जब लेस लाइकली होगा। और हमें क्या करना है, हमें ज्यादा डेविएट भी नहीं करना। ठीक है, तो 0 के पास होगा तो कम हम पाई थीटा ओल्ड की तरफ जा रहे हैं, पाई थीटा मतलब कि हमारा एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव हो सकता है और हमारा रिवॉर्ड भी हमें कम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये ज्यादा होगा तो हमें पाई थीटा की तरफ जाना है, लेकिन हमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा भी डेविएट नहीं करना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या बोला कि हमने इस रेशियो को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, एडवांटेज फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये तो नॉर्मल टीआरपीओ दे रहा है जो अभी हमने देखा। ठीक है, बट अब इस नॉर्मल टीआरपीओ के साथ हम करेंगे कुछ, देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर नीचे देखो। अभी तुम ये देखोगे जो मेन फंक्शन है पीपीयू का, ये यही है, ये जो दिख रहा है ना। अभी हमने नॉर्मल टीआरपीयू के साथ कुछ किया, देखो नॉर्मल टीआरपीयू देखोगे ना तो इधर भी दिख रहा है ये आर थीटा इंटू ये एडवांटेज फंक्शन, ये नॉर्मल टीआरपीयू। लेकिन अभी इसमें हमने इतना इतना चेंज कर दिया, तो अभी ये क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट पीपीयू ऑप्टिमाइजेस is an expectation operator
is that we are going to compute this over the batches of trajectory, and this expectation operation is taken over the minimum of the two terms. ठीक है. And the first of these two term is what? This is r theta into your this advantage estimate. This is your objective of normal policy gradient. ठीक है, which pushes the policy toward the action that yields a high positive advantage over a baseline. ठीक है. Now the second term is very similar to the first term except that it contains a truncated version of the r theta. ठीक है. तो which is happened after applying the clipping between the 1 minus epsilon and then 1 plus epsilon. तो ये 1 minus epsilon और ये 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमने क्लिपिंग ऑपरेटर अप्लाई किया. ये इसका ट्रंकेटेड वर्जन है और ये नॉर्मल वर्जन है. इन दोनों का मिनिमम ले रहे हैं हम. ठीक है. उस पे जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज आवर मेन पीपीओ. अभी इसको ध्यान से समझो कि कैसे कैसे क्यों क्या हो रहा है. ये अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो. तो देखो ये एप्सिलॉन जो है इट विल बी समथिंग बिटवीन 0.2. तो क्या होगा कि लास्टली कुछ होगा इस पे मिनिमम ऑपरेटर अप्लाई होगा. ये एप्सिलॉन का 1.2 के कोई 0.2 के बीच में होगा. ये हम क्लिप्ड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और ये हमारा नॉर्मल होगा. लास्टली हम इन दोनों पे मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे. Now, firstly, it is important to know that advantage estimate can be both positive or negative, and this changes the effect of the minimum operator. ये positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. और देखो ये negative होगा तो ये change कर देगा, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा. तो ये effect कर रहा है ना तुम्हारे minimum operator को. तो here is the plot. ये देखो here is the plot of your objective for both the function. If advantage function is positive, if advantage function is negative. ठीक है. तो इफ सी देखो लेफ्ट साइड पे देखो. ठीक है. तो इधर क्या है एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव है. तो इफ यू विल सी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द डायग्राम वेयर द एडवांटेज फंक्शन इज द पॉजिटिव. ठीक है. So or all the cases where the selection action had the better than the expected outcome. ठीक है. यहाँ पे एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ वो सारे केसेस जहाँ पर सेलेक्टेड एक्शन बेटर हैं फॉर एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए. ठीक है. तभी तो एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव हुआ है. और राइट हाफ साइड डायग्राम में देखो एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव है. डेट मीन्स वो सारे एक्शन. ठीक है. we can find the situation where the action had an estimated negative effect on the outcome. अभी वापस लेफ्ट साइड पे आओ. तो नाउ ऑन लेफ्ट साइड नोटिस दैट द लॉस फंक्शन फ्लैटन्स आउट वेयर आर गेट्स टू हाई. ठीक है. जहाँ पे आर हाई हो गया तो फ्लैटन हो गया. दिस हैपेंस व्हेन एक्शन इज लॉट मोर लाइकली अंडर द करंट पॉलिसी देन इट वाज इन ओल्ड पॉलिसी. एंड इन दिस केस वी डोंट वांट टू ओवरडू द एक्शन. बोला था ना मैंने. तो इन दिस केस वी डोंट वांट टू overdo the action too much, and so the objective function gets clipped here to the limit the effect of the gradient update to limit the effect of the gradient update. Okay. And on the right side where the action had an estimated negative value, the objective flattens where r goes near to the zero, and this correspond to the action that are much less likely now that in old policy, and it will have some effect of not overdoing a similar update which might otherwise reduce these action probabilities to zero. ठीक है. तो remember that advantage function is noisy, so we don't want to destroy the policy based on the single estimate. And finally, about the right hand side, well the objective function only ends up and only and right side पे देखना only ends up with the this objective function only ends up in this region when the last gradient made the selected action a lot more probable. So r as big while also making our policy worse since our advantage is negative here. ओके. समझ आ रहा है कि हमारा आर बिग हुआ लेकिन हमारा जैसे आर बिग हुआ ये हमारे पॉलिसी को और खराब कर रहा है क्योंकि हमारा एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव हो रहा है. नेगेटिव साइड में हम यहाँ पे आर को बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा पॉलिसी खराब कर रहा है ना. एडवांटेज तो नेगेटिव है उसको हम आर रिवॉर्ड ज्यादा दे रहे हैं तो पॉलिसी तो खराब हो रहा है ना. So we want to undo the last gradient step, and it just so happens that objective function in PPU allows us to do
ठीक है, दिस द फंक्शन इज नेगेटिव हियर, सो ग्रेडियंट विल टेल अस टू वॉक इन द other direction and make the action less probable by amount proportional to how much we screwed it up in first place. देखो जितना हमने स्क्रू किया था ना, अभी देखो इधर इस पे जाओ, ठीक है। तो ये विल नोटिस, ये जो फर्स्ट प्लेस पे है ना, अभी ये क्या है, इसे दिस इज द अनक्लिप्ड एंड दिस इज द क्लिप्ड, हम इसका मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका मिनिमम ले रहे हैं, तो बेसिकली पीपीओ डज द सेम एज टीआरपीओ इन दैट इट फोर्सेस द पॉलिसी अपडेट टू बी कंजर्वेटिव इफ दे मूव वेरी फार अवे फ्रॉम द current policy. The only difference is that PPO does with a very simple objective function, that it doesn't require to calculate all other constant or KL divergence. And in fact it turned out the simple PPO objective, ठीक है। तो this PPO function often outperform the more complicated variant that we have in TRPO. Simplicity often wins, all right, ठीक है। Let's look at the entire algorithm. Let me show you the entire algorithm. So this you will see the entire algorithm end to end. It is mentioned before there are two alternative threads, ठीक है। मैंने मेंशन किया था पहले कि दो अल्टरनेटिव थ्रेड होंगे पीपीओ में। फर्स्ट वन इज द व्हाट, कि in first one, the current policy is interacting with the environment, generating the episode sequences for which we immediately calculate the advantage function using our fitted baseline estimate for the state value. And then every so many episodes in a second thread, it is going to collect all that experience and run the gradient descent on the policy network using the clip PPO object. That is what a PPO explains, ठीक है। तो ये तो था हमारा पीपीओ। इधर हमने क्या देखा कि हमने कैसे रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज किया, केएल डाइवर्जेंस का ओवरहेड कम करते हुए एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे क्लिप्ड वर्जन के थ्रू हमने ओवर डेविएशन और वो कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। सो दिस इज व्हाट द एल्गोरिथम द RLHF uses, that is PPO. अब एक DPO भी होता है जो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, but we will read that in later lectures. So if you want me to upload DPO paper or if you want me to explain the full DPO paper, please subscribe and like my channel so that I can upload the next papers, and also comment below if कोई और पेपर अगर आपको चाहिए या कोई और पेपर का explanation चाहिए तो you can comment, okay। And I will give you all the links of those referenced paper, that is your PPO paper। उसमें आपको TRPO का भी explanation मिल जाएगा। And if you want me to give that discounted sum of wala discounted sum of reward wala document, that I will then that also I will give you, ठीक है। So this is all, bye, okay, thank you, bye everyone।